ऐसा नहीं है कि उस दौर में धमकियां नहीं आई या मारने की कोशिश नहीं की गई या करोड़ों रुपए के रिश्वत के ऑफर नहीं किए गए। इतनी निर्लज्जता नहीं थी कि कहने की छूट ही ना। जब मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप पे रिपोर्टर था, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में भी रहा, कहा जाता था कि सारे अखबार उन पूंजीपतियों के हैं जिन्होंने उद्योग में पैसा कमाया और अखबार और मीडिया शुरू किया ताकि पीआर डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट खड़ा कर सके और अपने एम्पायर को बढ़ा सके। एक के बाद एक 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के करप्शन एक्सपोज किए और उसके लिए मुझे पूरी दुनिया में जाना पड़ा और पूरी दुनिया के प्रेस समुदाय ने मेरे लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी और कानून मंत्री जेटली को लिखा। कम से कम 300 पत्रकार संगठनों ने पूरे विश्व से लिखा कि उन्हीं तरह का प्रोटेक्शन होना। दर्शक, आपके दर्शक तो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, सारी लखनऊ की ब्यूरोक्रेसी मीडिया देखता है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जाएं, ब्रज टुडे टाइप करें और 27 रिपोर्ट देखने के बाद वो आके आपको बयान दें कि हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। चलिए वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन आप वहाँ मौके पे मौजूद हैं, आप एक एक चीज़ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शैलजाकांत मिश्रा जैसे इंसान इतना बड़ा घोटाले में खुद भी शामिल रहा होगा? एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, सार्वजनिक धन की पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं? 11 आरटीआई कीट विकास परिषद को मथुरा के एक्टिविस्टों ने करी है अकाउंट मांगते हुए, एक का भी जवाब नहीं। हमने जब इस परिषद का संविधान बनाया था अखिलेश के टाइम में, उसमें प्रोविजन था कि जो भी साल भर का आय व्यय का खाता होगा वो विधानसभा के पटल पे पेश किया जाएगा। हाँ, होना भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मौजूदा दौर की गोदी मीडिया को देखकर आपको अंदाजा लगता होगा कि पत्रकारिता ऐसी होती रही होगी पहले भी। पत्रकार ऐसी ही सत्ता के आगे बिछते रहे होंगे, नतमस्तक होते रहे होंगे, सत्ता के गुलाम रहे होंगे। हजूर, आपकी धारणा गलत है। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिनकी कलम ने, जिनकी बोलने की शक्ति ने, जिनकी ताकत ने देश की सत्ता हिलाई है और इतिहास बदले हैं। ऐसी एक पत्रकार थे, 1993-94 का दौर था और आपको याद होगा कि एक पत्रकार ने खुलासा किया कि दाऊद इब्राहिम का पैसा भारत में आता है हवाला के जरिए और देश के बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के पास बढ़ जाता है। इस पत्रकार के खुलासे ने देश में भूचाल ला दिया। जैन हवाला डायरी का नाम चर्चित आपने सुना होगा। मामला इतना तूल पकड़ा कि देश के 115 नेताओं, जिसमें कई मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग थे, उनको इस्तीफे देने पड़ गए और उसी केस में सीबीआई को तोता जैसे शब्द इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई के निदेशक की 2 साल की न्यूनतम एक सीमा होनी चाहिए नौकरी के तैनाती के लिए। तो जो पत्रकार इतना इतिहास रचता है, आज वो पत्रकार मेरे दफ्तर में है। मुझे यकीन है कि इतने परिचय के बाद मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ है विनीत राणा जी। विनीत जी, स्वागत है आपका। हम बड़े अभिभूत हैं कि आप जैसा शख्स आज मेरे ऑफिस में है जिसने पत्रकारिता का एक इतिहास लिखा है। संक्षिप्त में बताइए कि उस दौर में कैसा लगता था और आज के दौर में अगर जैन हवाला डायरी होती तो आपका क्या हाल होता? कुछ कहने को है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उस दौर में धमकियां नहीं आई या मारने की कोशिश नहीं की गई या करोड़ों रुपए के रिश्वत के ऑफर नहीं दिए गए, पर इतनी निर्लज्जता नहीं थी कि कहने की छूट ही ना हो। ये दूसरी बात है कि हमेशा से मीडिया का हिस्सा बटा रहा है, कोई सत्ता पक्ष के साथ, कोई विपक्ष के साथ, पर कुल मिलाकर अपनी बात आप रख सकते थे देश के सामने। और सिर्फ बात मीडिया के मार्फत रखने की बात नहीं थी। उस वक्त टीएन शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो 1994 से 96 के बीच में और टीएन शेषन साहब रोज सुबह दिल्ली से निकलते थे, रात को लौटते थे और देश के अलग अलग हिस्सों में, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, जनसभाएं संबोधित करते थे चुनाव सुधार के लिए। और उन जनसभाओं में हम खुलकर बोलते थे। आप भी साथ रहते थे? मैं और हम दोनों ही भाषण देते थे और उसमें हम बार काउंसिल को एड्रेस करते थे, सिविल सर्वेंट्स को करते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को करते थे, स्टूडेंट्स यूनियन को करते थे, जनसभा करते थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो 6-7 मीटिंग करके रात को लौट आते थे। लेकिन उस मंच पर जब मैं नेताओं के नाम लेता था, 12 केंद्रीय मंत्री, 2 राज्यपाल, 2 मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और विपक्षी दलों के बड़े नेता, तो मैं ये बोलता था कि कितने कितने नाम गिनाऊं, एक यादों की बारात है जो लोग इस हवाला कांड में शामिल। तो इस तरह की बोलने की जो एक आज़ादी थी, जो एक माहौल था, वो तो आज दिखाई नहीं देता। कितने नेताओं के इस्तीफे हो गए थे आपकी इस खोज परख रिपोर्ट के बाद? इस रिपोर्ट में 115 लोग चार्जशीट हुए और विनम्रता से कहूँगा कि शायद पिछले 100 वर्ष के इतिहास में
भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई ऐसा दूसरा घोटाला नहीं है जिसमें एक स्टोरी पर, एक घोटाले पर 115 लोगों की नौकरी गई और उसमें सेंट्रल मिनिस्टर भी शामिल 12 केंद्रीय मंत्री 12 केंद्रीय मंत्री यूनियन ने इस्तीफा कैबिनेट दिया और चार्जशीट दिया। चार्जशीट लाल कृष्ण आडवाणी को भी बहुत परेशान कर दिया था ना आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो। पैसा उन तक भी जाता था। अब राजनीति में तो आप जानते ही हैं कि पैसा सबके पास जाता है, लेकिन ये पैसा हवाला के थ्रू आया तो इसमें टाडा का केस भी बनता था, फेरा का भी बनता था, इनकम टैक्स वायलेशन का भी बनता था। पर इस तरह साजिश रची गई सुप्रीम कोर्ट में कि खाली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मामला बना बनू के निपटा के केस को फिर से रफा दफा कर दिया गया। बाकी केस जांच ही नहीं हुई, ना टाडा में जांच हुई, ना फेरा में हुई, ना इनकम टैक्स वायलेशन, सिर्फ करप्शन का मैटर बनाया और उसको फिर से। और उस केस में मैं बिल्कुल आराम से कहता हूँ कि न्यायपालिका भी पिक गई, वो भी मैनेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट आपको डर नहीं लगता? सुप्रीम कोर्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ अखबार छाप के पूरे पार्लियामेंट में बंटवाए, और उसके बाद के जो चीफ जस्टिस भारत में बने उनके 6 जमीन घोटाले मैंने छाप के बंटवाए, और उस पर मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में किया। मुझे 18 महीने भूमिगत रहना पड़ा, देश छोड़ के जाना पड़ा। फिर मेरे लाइव इंटरव्यूज अमेरिका में, लंदन में, सब इंटरनेशनल मीडिया में हुए। और मैंने कहा कि मुझे पूछा, जैन वर्जी एंकर थी CNN की, न्यूयॉर्क में, पूछ रही थी कि आपको डर नहीं लगता कि आप चीफ जस्टिस पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं बिना सबूत की बात नहीं करता, और मेरे पास इतने सबूत हैं कि आज मुझे नहीं बल्कि चीफ जस्टिस को जेल में होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जान बचाता फिर रहा हूँ। पूरे देश में हंगामा मचा, पार्लियामेंट में मचा, मीडिया में वो सब कुछ छूट है, लेकिन फिर वो बात विनीत जी, आपने पत्रकारिता के बहुत सारे दौर देखे हैं, अब ऐसी पत्रकारिता खत्म क्यों हो गई? देखिए, 2 बातें हैं बड़ी साफ। हम लोग जिस मिशनरी जील से काम करते थे, वो मिशनरी जील शायद, मैं नहीं कहूँगा खत्म हो गई है, पर बहुत कम मात्रा में रह गई। हम लोग ये सोच के नहीं करते थे कि हम ये काम करेंगे तो हमको पैसा क्या मिलेगा, या हमको राज्यसभा मिलेगी, या हमको राजदूत बनाया जाएगा, या पद्मश्री मिलेगी, या हम अपना कुछ चैनल खड़ा कर देंगे। ये भावना नहीं, भावना ये थी कि हम पत्रकार हैं और हम किसी से नहीं डरते, हमें जो मुद्दा उठाना है हम उठाएंगे। उसमें तकलीफ सहनी पड़ती थी, आर्थिक संकट भी आता था, जान पे भी हमले होते थे, और हर तरह का हैरेसमेंट होता था। उस दौर में भी ऐसे लोग थे जो खूब पैसे कमाकर बहुत आगे निकल गए, कोई परेशानी नहीं, हमारी उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। आज के दौर में पहली बात तो ये कि पत्रकारिता बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो गई। अब तो कुछ पता चला दिन से शायद गिरावट आई है कोविड के बाद से विज्ञापन, पर कोविड के पहले तक तो स्थिति ये थी कि बिल्कुल नौसिखिए पत्रकार, जिनको कोई बैकग्राउंड भी नहीं पता, जो होमवर्क भी नहीं करते, उनको भी 50,000 तनख्वाहें मिल रही थी, रिपोर्टर वगैरह। तो एक तो ये मनी ओरिएंटेड हो गया जर्नलिज्म, और उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म है। अगर प्रोफेशनलिज्म है तो फिर ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये तो नहीं है कि आप जहाँ से फायदा हो उसका गुण गाएं। तो इसलिए ये बड़ा भारी एक अंतर आया है कि आज की स्थिति में सर पे कफन बांध के पत्रकारिता करने वालों की संख्या अल्पमत में, और उनको सहेजने वाले ना तो अखबार मालिक बचे ना चैनल बचे। ये तो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी आ रहे हैं, चैनल खरीद रहे हैं, NDTV खरीद लिया, इन सबका भी क्या पत्रकारिता पे, NDTV खरीद नहीं लिया, NDTV के शेयर दिए, लेकिन इन सबका भी क्या पत्रकारिता पे असर पड़ेगा भविष्य में और खराब होगी? क्यों नहीं पड़ेगा। पर मैं एक बात आपको बता दूं, जो आप पत्रकार हो तो आपको निराशाजनक लगेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के चीफ रिपोर्टर का 1950 के दशक में प्रेस क्लब न्यूयॉर्क में फेयरवेल हो रहा था, और उसमें सबने बड़े बड़े प्रेस की फ्रीडम पर भाषण दिए। पर वो जो चीफ रिपोर्टर, आप गूगल में देख लीजिएगा, उनका नाम मिल जाएगा, उन्होंने जो भाषण दिया वो आज भी यथावत है। उन्होंने ये कहा, हम लोग गलत फहमी में अगर हम सोचते हैं कि हम अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम सब पूंजीपतियों, अखबार मालिकों के हाथ की कठपुतलियां हैं। जिस दिन हम अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर देंगे उस दिन हमें सड़क का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये 1950 के दशक की बात थी, आज तो ये बहुत थी। तो किसी भी पूंजीपति का एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में रिपोर्टर था, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में भी रहा, कहा जाता था कि सारे अखबार उन पूंजीपतियों के हैं जिन्होंने उद्योग में पैसा कमाया और अखबार और मीडिया शुरू किया ताकि PR डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट खड़ा कर सके और अपने एम्पायर को बढ़ा सके। एक रामनाथ गोयनका ऐसे थे जिन्होंने अखबार से अखबार खड़े किए, व्यापार नहीं किया, और इसीलिए उनमें दबंगाई थी। मैं एक घटना याद आ रही जो बताऊं आपको। जब रामनाथ जी अपने पेंट हाउस एक्सप्रेस टावर में बिल्कुल एक तरीके से अपाहिज की स्थिति में बीमार पड़े थे, मरणासन्न थे, तो उनको देखने राजीव गांधी, चंद्रशेखर, अडवाणी, VP सिंह, मतलब जो प्रधानमंत्री रह चुके थे, जो होने वाले थे, जो सब गए घबरा के, कहीं ये बूढ़ा शेर उठ के न खड़ा हो जाए।
तो ये जलवा था उस व्यक्ति का। लेकिन अब वो तेवर वाले न मालिक रहे, और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का मीडिया में आना तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। ये वाला दौर था एक उत्साही पत्रकार का, जिसने पूरा देश, पूरी दुनिया हिलाई। विनीत जी ने उसके बाद में अपना जीवन बदला और अध्यात्म की दुनिया में चले गए। वृंदावन में अपना एक ठिकाना बनाया। मकसद था मथुरा वृंदावन के आसपास का सौंदर्यीकरण करना, भगवान की जितनी धरोहरें हैं उनको सजाना संवारना। पूरे देश में घूम घूम के वो वृंदावन की योजना बनाते थे, साधु संतों के संग रहते थे। अब किसी एक अच्छे पत्रकार का, एक क्रांतिकारी पत्रकार का पार्ट 2 कैसे होता है, ये भी बात करते हैं। आपने विनीत जी इतने पीक पे आपने जिंदगी को ट्विस्ट किया। मतलब जो पत्रकार इस बुलंदियों पे रहता है, फिर वो उसी चक्रव्यूह में रहता है, वही दिल्ली, वही बम्बई, वही ग्लैमर। आप वृंदावन आ गए, वृंदावन में आपने अपना एक NGO या तीर्थ विकास परिषद नाम, ब्रज फाउंडेशन, ब्रज फाउंडेशन बनाया। ये ख्याल कैसे आया ब्रज फाउंडेशन बनाया? देखिए, जब मैंने एक के बाद एक 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के करप्शन एक्सपोज किए, और उसके लिए मुझे पूरी दुनिया में जाना पड़ा, और पूरी दुनिया के प्रेस समुदाय ने मेरे लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी और कानून मंत्री जेटली को लिखा। कम से कम 300 पत्रकार संगठनों ने पूरे विश्व से लिखा कि विनीत नारायण का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और ह्यूमन राइट वॉच ग्रुप, न्यूयॉर्क, सब ने। तो उसके बाद मुझे लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट तक जाके इतना करप्शन है, तो अब मैं पत्रकारिता में रह के क्या करूँगा? अब मैं फिर से थोड़ी कलेक्टर SP के करप्शन एक्सपोज या चीफ मिनिस्टर के करूँगा। एक तो ये हताशा। दूसरा, एक संत हैं बरसाना में, रमेश बाबा, पहाड़ पे रहते हैं, तो उनसे संपर्क हुआ 98 में। तो उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया कि ये कलयुग है, यहाँ भ्रष्टाचार का नाला बह रहा है, गंगा नहीं बह रही। तुम छलनी में छानोगे तो नीचे भी नाला ही गिरेगा। तो अब तुम भ्रष्टाचार को पीछे पड़ना छोड़ दो, ब्रजवासी हो, तुम्हारा जन्म ब्रजवासी परिवार में हुआ है, तुम्हारी मातृभूमि मथुरा वृंदावन, इसके कुंड, वन, पर्वत, भगवान की धरोहर, इनका श्रृंगार करो। मैंने कहा, बाबा, ना तो मैं सेठ हूँ, ना मैं आर्किटेक्ट लैंडस्केप डिजाइनर हूँ, ना मैं महंत हूँ, ना भागवताचार्य हूँ, ना मैं गुरु हूँ जिसके चेले हूँ, ना मुझ पर पैसा है, ना अनुभव है, ना ज्ञान है। बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भौतिक इच्छाएं तो पूरी होती हैं अपने कर्म फल के अनुसार, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं सिर्फ इच्छा करने से पूरी हो जाती। ठीक बात। तुम इच्छा करो और राधा रानी कृपा करेंगी। तो 2000 में मैंने कार्य शुरू किया, और 2017 तक ऐसा कार्य किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक उद्घाटन पर बधाई पत्र भेजा, खुद दस्तखत से। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उद्घाटन करने आए। पीयूष गोयल, उस रेल मंत्री, कहते हैं कि हमने विनीत जी से बहुत सीखा है कैसे त्याग करके करो। हेमा मालिनी हमारी सांसद है, वो कहती है इतना सुंदर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि UPA समाजवादी नहीं, भाजपा के वरिष्ठतम लोगों ने मेरे काम की तारीफ करी। मैंने एक पैसा सरकार से नहीं लिया। अखिलेश यादव तो आपको राज्यसभा भी भेजना चाहते थे, वो तो अभी हाल की घटना है। तो एक भी पैसा मैंने केंद्र या राज्य सरकार से ग्रांट नहीं ली। कॉर्पोरेट सेक्टर की मदद से दर्जनों लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार इतना सुंदर भव्य हुआ ठाकुर जी की कृपा से कि आज पूरी दुनिया तारीफ करती है। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई और ये अवनीश अवस्थी पर्यटन सचिव थे, तो इन्होंने सबसे पहला गड़बड़ क्या किया कि 7 कुंडों के जीर्णोद्धार का ठेका लखनऊ के ठेकेदार को 67 करोड़ में दिया, जबकि कुंडों के जीर्णोद्धार में ब्रज फाउंडेशन को 6 बार यूनेस्को समर्थित भारत की सर्वश्रेष्ठ वाटर NGO का अवार्ड मिल चुका है। हमने पानी का इतना बड़ा काम मथुरा में किया। तो मैंने विरोध किया। अवनीश ने भलमन साहब से मुझे लखनऊ बुलाया, मेरी टीम आई, इनके एक्सपर्ट आए, रीता बहुगुणा पर्यटन मंत्री थी, वो भी बैठी। 7 घंटे मीटिंग चली पर्यटन भवन में, और हमने ये सिद्ध कर दिया कि तुमने ये ठेका गलत दिया है, इसमें सारे आकलन गलत है। मतलब 9 करोड़ का तो कुंड बनने का मतलब ही नहीं। जो सबसे बढ़िया कुंड मैंने गोवर्धन ने बनाए, संकर्षण कुंड, रुद्र कुंड, उनकी लागत 3 करोड़ 3.5 करोड़ आई, तो 9 करोड़ का। तो अवनीश ने फौरन वो ठेका कैंसिल कर दिया और कहा अब आप इसकी DPR बना दीजिए। हमने DPR बनाई। जो 67 करोड़ का ठेका उठा था वो कॉस्ट आ गई घट के 27 करोड़, यानी 40 करोड़ कौन खाने वाला था? ये तो आप पता लगाइए, आप लखनऊ बैठे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जयपुर का एक माफिया, जिसके खिलाफ CBI ED के केस चल रहे हैं, वो यहाँ आया और योगी महाराज की कैबिनेट के सामने, योगी महाराज खुद वहां मौजूद, और उनके सामने उसने प्रस्तुति की कि मैं गोवर्धन का विकास करूंगा, और अखबारों में बयान छपे 4,500 करोड़ का काम अब ये करेंगे जयपुर के आर्किटेक्ट। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने बयान दिया अखबारों में कि हमने इतनी मेहनत की, इतने IIT के और दूसरी जगह के नौजवान हमारे साथ रात दिन लगे। तो मैंने नृपेंद्र मिश्रा, जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, उनको और अजीत डोभाल जी को कहा, ये क्या अनर्थ हो रहा है? जो 15 साल से मैं रात दिन ब्रज में काम कर रहा हूँ, निष्काम कर रहा हूँ,
तो मुझे बाईपास करके एक ऐसे आदमी को बुलाया जा रहा है जिसका अतीत इतना भ्रष्टाचार का और घोटालों का है। खैर वो उसका असर हुआ और उसका वो ठेका, उसकी एंट्री बंद हो गई। तब से योगी सरकार मेरे दुश्मन हो गई। नहीं, वहाँ तो आपके तीर्थ विकास परिषद बना के शैलजाकांत मिश्रा को बहुत उद्धार के लिए लगाया गया कि वृंदावन उद्धार होगा। जी, शैलजाकांत मिश्रा का जब नियुक्ति हुई तो हमारी और उनकी कई मीटिंग लखनऊ और वृंदावन में हुई। मेरे घर भी आए, मैं भी उनके घर गया। मैंने उनसे एक बात कही कि मुझे पता है कि सरकारी काम में कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार चलता है, इसलिए मैं तो सरकार का पैसा लूंगा नहीं। लेकिन चूंकि मैंने इतनी गहराई से ब्रज का अध्ययन किया है, एक एक प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाई है, अगर आप हमसे टेक्निकल गाइडेंस लेंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी सीमा है। तो आप हमसे सलाह लेते रहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। पर उन्होंने सलाह लेना तो दूर, पूरे परिषद में घोटाला इस तरह किया, सारे कानून बदल दिए, पारदर्शिता खत्म कर दी, विशेषज्ञों की भूमिका जीरो कर दी, और दो लोग, उपाध्यक्ष और सीईओ ने मिलकर जो घोटाले किए। आपको अगर देखना हो तो लोकल पत्रकारों ने, कुछ इंग्लैंड के पत्रकारों के साथ मिलकर एक चैनल लॉन्च किया है, ब्रज टुडे। आप यूट्यूब पे ब्रज टुडे देखिए, 27 रिपोर्ट है मथुरा का विकास या विनाश, एक एक नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, सबकी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वृंदावन का जो डेवलपमेंट होना था वो उसमें शैलजाकांत मिश्रा ने एक बड़ा घोटाला किया है। मैं कुछ नहीं आरोप लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके दर्शक तो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, सारी लखनऊ की ब्यूरोक्रेसी, मीडिया देखता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जाएं, ब्रज टुडे टाइप करें, और 27 रिपोर्ट देखने के बाद वो आके आपको बयान दें कि हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। चलिए, वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन आप वहाँ मौके पे मौजूद हैं, आप एक एक चीज देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शैलजाकांत मिश्रा जैसा इंसान इतना बड़ा घोटाले में खुद भी शामिल रहा होगा? एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, सार्वजनिक धन की पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। 11 आरटीआई तीर्थ विकास परिषद को मथुरा के एक्टिविस्टों ने करी है अकाउंट मांगते हुए, एक का भी जवाब नहीं दिया। हमने जब इस परिषद का संविधान बनाया था अखिलेश के टाइम में, उसमें प्रोविजन था कि जो भी साल भर का आय व्यय का खाता होगा वो विधानसभा के पटल पे पेश किया जाएगा। हाँ, होना भी चाहिए। सीएजी करता है, प्रधानमंत्री का करता है, इन्होंने वो प्रोविजन ही हटा दिया। उसमें दो प्रोविजन थे, एक स्टेट लेवल कमेटी बनेगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बनेगी, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट, हेरिटेज कंजर्वेटर, लैंडस्केप डिजाइनर, कल्चर हिस्टोरियन सब होंगे। इन्होंने वो सब हटा दिए। इनका आर्किटेक्ट कौन है ये किसी को नहीं पता। और ऐसे घोटाले संजय जी किए हैं, आप रो देंगे, रो देंगे। जो कुंड थे ना, जो नेचुरल कुंड थे, जिनमें जैसे अपना वो आशीश्वर महादेव कुंड नंदगांव में जो प्राकृतिक जल से भरा रहता था, आज टट्टी पेशाब के नाले भरे हुए। आप क्या बात कर रहे हैं? योगी जी की सरकार में वृंदावन में कुंडों का ये हाल। सबसे दुख की बात तो ये है कि मैं योगी जी को पिछले 5 साल से ट्विटर पर, चिट्ठी पर लिख लिख के थक गया, और आज भी कह रहा हूं कि आप 2 दर्जन बार मथुरा वृंदावन आ चुके हैं। आप सिर्फ अपने चाहतों से घिरे रहते हैं। आप नंगी आंखों से जाके मौके पे देख लीजिए, और जो मैं कह रहा हूं, एक शब्द भी अतिशयोक्ति हो तो जो सजा देनी हो मुझे दे, लेकिन देखते ही नहीं, आंखें बंद करके बस प्रचार चल रहा है। हाँ, ये बड़ी समस्या है कि ब्यूरोक्रेसी और इस तरह के लोग घेरते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये कौन लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को भी बदनाम करना चाह रहे हैं इस तरह घोटाला करके? अब ये तो उनको पता किसको उन्होंने ताकत दे रखी है। अगर ये कहते हैं, शैलजाकांत मिश्र कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हैं, तो पारदर्शिता से अकाउंट क्यों नहीं देते? आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद की फाइलें ऑफिस में नहीं है, ताले में, घरों में बंद की गई हैं अधिकारियों की। तो आपने, जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपने लोकायुक्त, प्रधानमंत्री कार्यालय, इन सबको शिकायत, सबको लिखते हैं। पता नहीं क्या खेल चल रहा है। एक आरएसएस के भी बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं जो मथुरा से बिलोंग करते हैं और इस सबको कंट्रोल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, सबको। कौन? अब आज समय आएगा तो उनका भी नाम सामने आएगा, छूटेगा तो नहीं। उनका भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है कि सब काम जिस तरह से हुआ। एक पूरे कॉकस बन गया 3-4 लोगों का, जिन्होंने, मैं तो फिर एक ही बात कहूंगा, मेरी बात पर कोई विश्वास ना करे, और जो इन्होंने काम किए हैं और जो उसकी लागत है और जो उसका रिजल्ट है, मौके पे देख लें, 1% भी अतिशयोक्ति नहीं है। सबका हृदय फट जाएगा देख के क्या काम किया। देखिए, एक ऐसा पत्रकार जिसने वाकई में देश में 1993 में भ्रष्टाचार खोला और आज एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन किया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में शैलजाकांत मिश्रा जी के नेतृत्व में तीर्थ विकास परिषद जो वहाँ बना है वृंदावन मथुरा के विकास के लिए, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये आपका आरोप है विनीत जी का। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति, विनीत जी नहीं है, वो आप हो, वो मैं हूँ, कोई भी कहता है कि अगर जो एक विकास परिषद है उसका खर्चा क्या हुआ है,
या मैं आरटीआई में उपलब्ध करा, ये तो आपके इंटरनेट पे खुद डाल देना चाहिए। विकास परिषद को एक एक पैसे का हिसाब डाल देना चाहिए, इसमें क्या बात है। सोचिएगा जरूर, विचार करिएगा। आप सब एक धर्म की लहर में बहते हैं, लेकिन सवाल भी पूछना सीखिए। सवाल पूछेंगे तो पारदर्शिता होगी, काम अच्छे होंगे, भगवान की जगह और सुंदर होगी। तो आंखें बंद करके लोगों पे भरोसा मत करिए। विनीत जी लाइव उदाहरण है कि मथुरा और वृंदावन में क्या लूट का तांडव है। कभी बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ से श्रद्धालु मर जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। भगवान के दर पर ये अंधेरगर्दी खत्म होना चाहिए। मुझे यकीन है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया।